बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा, जो हमने 3 टेस्ट हमारे रहते थे टेस्टिंग एंड एवैल्यूएशन के, इंशाल्लाह हम उनको कवर करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में हम लोग क्या चीज़ मेजर करते हैं कि कोई भी पर्सन जो उसने स्किल सीखी है वो उसको यूज़ किस तरह से करता है। लाइक अगर इसने लैंग्वेज सीखी है तो वो उसको बोलेगा किस तरह से, कितना इफ़ेक्टिवली बोलेगा, कौन सी वोकैब्युलरी कैसे यूज़ करेगा, और कौन सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वगैरह होगा। ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रही हूँ। इसके अलावा लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इस पे बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि रियल लाइफ सिचुएशंस में लैंग्वेज को सही तरीके से यूज़ करना, कि जहाँ पे जो बात हो रही है उसी के मुताबिक जो है वहाँ पे जवाब दिया जाए। और अगर कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करना है तो ऑफ कोर्स जो टॉपिक चल रहा है उसी के बारे में बात हो। उसी के बारे में जब हम बात करेंगे तभी हम कन्वर्सेशन का एक हिस्सा बनेंगे, उस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे। इसलिए लैंग्वेज को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करना, कम वर्ड्स यूज़ करते हुए बात को इतनी आसानी से दूसरे तक कन्वे कर देना कि उसको उस बात की अच्छे से समझ भी आ जाए, वो आपका मतलब समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। इसको कहते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज को यूज़ करना। अब हम जब लैंग्वेजेस को यूज़ करते हैं, हमारी स्कूल की जो लैंग्वेज है वो कुछ और होती है। अब जो भी एजुकेशनल सेक्टर्स हैं, जब हम वहाँ पे बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हम लोगों का जो वोकैब्युलरी है, हम लोगों की जो लैंग्वेज है वो कुछ और होती है, टोन कुछ और होती है, बिहेवियर भी चेंज होता है। और अगर हम घर में हैं तो हम लोगों का बिहेवियर, टोन सब कुछ ही चेंज होता है। सो लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में यूज़ करना, यानी कि हमने एक लैंग्वेज सीखी, ठीक है? उसके बाद अब उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ किस तरह से करना है रियल लाइफ सिचुएशन में, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं लैंग्वेज स्किल्स के लिए, क्योंकि ये किसी भी इंसान को ये बताते हैं कि उसने कहाँ पे कौन-सी कम्युनिकेशन करनी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा ओवर द ईयर्स पॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से एक इंसान लैंग्वेज को एक्चुअली यूज़ करता है। सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये देखना कि लैंग्वेज को एक्चुअल लाइफ में यूज़ किस तरह से करना है, ये इम्पोर्टेंट है। अनलाइक अचीवमेंट टेस्ट में हमने क्या देखा था कि हम लोग इसमें ये चीज़ देखते हैं किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर स्किल पे कितना उसको नॉलेज है, ठीक है? वो चीज़ उसमें टेस्ट होती है। लेकिन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में इसमें ये देखा जाता है कि एक इंसान ने एक स्किल सीखी तो है, अब उसको वो अप्लाई किस तरह से करता है, उसको कितना पता है कि उसने कहाँ पे कौन-सी चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है। ये जो टेस्ट हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, और इनको इस्तेमाल करते हुए हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एक पर्सन लैंग्वेज को कितना स्किलफुली यूज़ करता है। कुछ कॉमन रेटिंग स्केल्स हैं इन टेस्ट के लिए, जिसमें कि हमारे पास सबसे पहला है एक्टफुल। ये जो स्केल है इसकी अगर कंप्लीट फॉर्म में आपको बताऊँ तो ये है अमेरिकन काउंसिल ऑन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। ये किस लिए यूज़ होता है कि एक जो लो लेवल का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पहले लो लेवल की है और उसके बाद फिर वो एडवांस लेवल पे पहुंचती है। ठीक है, तो ये लो से एडवांस तक जो है इसके 4 मीडियम होते हैं हमारे पास, और फिर पता चलता है कि जो भी पर्सन है वो किस मीडियम पे है। ओके, इसके अलावा जो दूसरा है वो है ILR। ILR स्टैंड्स फॉर इंटर एजेंसी लैंग्वेज राउंड टेबल। इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, इसमें एवेलुएट किया जाता है लैंग्वेज को प्रोफेशनल पर्पसेस के लिए, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है सीफर स्केल। सीफर की अगर मैं आपको कंप्लीट फॉर्म बताऊँ तो ये है कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेज। इसमें जो लैंग्वेज की असेस है वो चेक की जाती है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कितनी है। एजुकेशनल से पर्पसेस के लिए भी देखी जा सकती है, प्रोफेशनल, सोशल पर्पसेस, हर एक पर्पस के लिए इसमें जो है वो देखी जा सकती है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन-सा पर्पस जो है वो मेजर करना है, ठीक है? इन सबको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आपको सिर्फ अभी इनकी जो कंप्लीट फॉर्म है वो बताई है। अब ये जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, ये दूसरे टेस्ट से क्या चीज़ इसको डिफ़र करती है? वो ये करती है कि इसको कोई भी ले सकता है, ठीक है? बैकग्राउंड या एजुकेशन जो है वो मैटर नहीं करती है कि ये वाले सिर्फ़ बैकग्राउंड वाले ये टेस्ट ले सकते हैं, ये एजुकेशन सेटिंग होगी तो तभी ये टेस्ट लिया जाएगा। नहीं, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा पर्पसेज़ के लिए हेल्पफुल रह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जॉब के लिए भी इंटरनेशनल कंपनी में अगर अप्लाई करना है, वहाँ पे भी ये टेस्ट लिए जाते हैं। इसके अलावा प्रिपेयरिंग फॉर ट्रैवल, वहाँ पर भी ये टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं।
अभी जो टेस्ट हैं ये इवैल्यूएट करते हैं कि कोई भी पर्सन है उसने रियल लाइफ सिचुएशन में लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ किया है, किस तरह से वो किसी भी इंसान की बात को समझता है, किस तरह से लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, लाइक इसमें स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये किस पे बेस कर रही होती हैं? स्टैंडर्डाइज्ड स्केल पे, जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं। देखा जाएगा कि कौन से स्केल से मेजर की जानी है प्रोफिशिएंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉयर है तो उसने जो है वो इस टेस्ट को यूज़ करना है कि वो देखे कि कोई जो एम्प्लॉइज़ होंगे वो किस तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे इफ़ेक्टिवली, ठीक है? उसी लिहाज से उनको जो है वो जॉब दी जाती है। अब जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये नेटिव स्पीकर्स के लिए भी हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपनी वो जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अरसे से यूज़ ना की हो, तो अपनी वो करंट स्किल लेवल को मेज़र करने के लिए भी ये टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं। अब ग्लोबल वर्ल्ड है, ठीक है? और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बिज़नेस और ऑर्गनाइज़ेशंस, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, वो आपस में इन चीज़ों के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है? जिसकी वजह से प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, ये ज़रूरी है। अब ये जो टेस्ट है, इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी एम्प्लॉयी की जो लैंग्वेज स्किल है, वो कितनी है, ठीक है? वो किस तरह से इफ़ेक्टिवली बात करेगा, ताकि हमारे बिज़नेस को या फिर हम लोगों के जो ऑर्गनाइज़ेशन है, उसको फ़ायदा रहेगा, ठीक है? क्योंकि लैंग्वेज स्किल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कहीं पर भी। आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, किसी भी किस्म की, किसी भी नौयत की आपकी जॉब है, लैंग्वेज स्किल्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब ये जो टेस्ट हैं, ये एक स्टैंडर्डाइज़ वे जो है, वो प्रोवाइड करते हैं कि कोई भी एक पर्सन है, वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से बात करता है, ठीक है? क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता है, कॉन्टेक्स्ट चेंज होते रहते हैं। वेरियस कॉन्टेक्स्ट में आपने डिफरेंट वेज़ में बात करनी होती है। तो ये चीज़ जो है वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट से मेज़र की जा सकती है। अब ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, सच एज़ स्पीकिंग और राइटिंग टेस्ट, ठीक है? और इनके भी डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है? इनके भी आगे डिफरेंट लेवल्स हैं, कुछ बिगिनर्स के लिए और एडवांस लेवल, ठीक है? अब इनके जो अंदर के लेवल्स हैं वो कुछ और ही हैं। इसीलिए सम टेस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक स्किल्स, कुछ टेस्ट का जो फोकस होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक स्किल्स पे होता है, लाइक स्पीकिंग और राइटिंग पे, ठीक है? और ओवरऑल प्रोफिशिएंसी है वो दूसरे तरीकों से मेजर की जाती है। अब हम उन पे आते हैं जो हमने जो स्केल्स पढ़े थे ना पीछे, उन पे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सीफर। मैंने आपको बताया था इसकी कंप्लीट फॉर्म ये है कि कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर लैंग्वेजेस, ठीक है? अब इसमें क्या किया जाता है कि इसमें लैंग्वेज को डिवाइड कर दिया जाता है 6 लेवल्स पे। और वो लेवल्स कहाँ से हैं? A1 से C2 तक। इनको हम बारी-बारी देखते हैं कि ये क्या हैं। A1 लेवल, A1 को हम लोग बिगिनर लेवल कहते हैं, ठीक है? सबसे पहला लेवल। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंपल फ्रेज़ेज़ को जो है यूज़ किया जाता है और अंडरस्टैंड किया जाता है बेसिक कम्युनिकेशन के लिए। A2 एलिमेंट्री लेवल, इस लेवल पे क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है वो बेसिक लैंग्वेज को यूज़ करते हुए फ़ैमिलियर सिचुएशंस में कम्युनिकेट करना है, ओके? B1 इंटरमीडिएट लेवल, इसमें सिर्फ इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं करना है फ़ैमिलियर सिचुएशन में, बल्कि जो मेन पॉइंट्स हैं कन्वर्सेशन के, उनको भी पॉइंट आउट करना है, उनको भी अंडरस्टैंड करना है कि कन्वर्सेशन के जो मेन पॉइंट है, वो क्या है। इसके अलावा B2 अपर इंटरमीडिएट लेवल, इसमें अब अंडरस्टैंड करना है और कम्युनिकेट करना है इफ़ेक्टिवली डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक है? और इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इंक्लूड होते हैं। सिर्फ बेसिक टॉपिक्स या बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक लैंग्वेज नहीं, बल्कि अब इसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी इंक्लूड होंगे। C1 एडवांस लेवल, इसमें अब जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाती है, आपको बहुत फ्लुएंटली और एक्यूरेटली कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना है, कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, जो कॉन्टेक्स्ट है उसी लिहाज से आप बात करेंगे तभी आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एक्यूरेट समझी जाएगी। उसके अलावा लास्ट वाला है C2 प्रोफिशिएंट लेवल, ये लास्ट वाला लेवल है और इसमें आप लैंग्वेज पे कंप्लीट मास्टर हो चुके होते हैं, ठीक है? और आप जो हैं वो लैंग्वेज को फिर किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक लेवल भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल भी हो सकता है। होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड स्केल है वो है एक्टफिल। एक्टफिल की जो कंप्लीट फॉर्म है वो ये थी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है? और इसका मैंने आपको बताया था कि इस ये लो लेवल से शुरू के एडवांस लेवल तक जाती है और इसके लेवल्स को कुछ इस तरह से नाम दिए जाते हैं, नोवाइस लो से डिस्टिंग्विश्ड। अब क्या किया जाता है कि जो सबसे लो वाला लेवल होता है, उस पे जो लर्नर होता है वो बेसिक वर्ड्स और फ्रेजेज़ को समझता है। जबकि जो डिस्टिंग्विश्ड लेवल है, उसमें लैंग्वेज को बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स की तरह यूज़ कर सकता है फिर कोई भी स्पीकर। जब वो उस लेवल पे पहुँच जाता है, तो नेटिव स्पीकर की तरह फिर वो उस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है।
अब जो प्रोफ़िशिएंसी टेस्ट हैं, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ये देखने के लिए कि किसी भी पर्सन में जो उनकी स्ट्रेंथ और उनकी वीकनेस है लैंग्वेज के लिए, वो कितनी है, ठीक है? और ये गाइड भी करते हैं कि कौन-कौन से स्पेसिफ़िक एरियाज़ हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और सेट करते हैं लर्निंग गोल्स को। ये जो टेस्ट हैं ये प्रोवाइड करते हैं सर्टिफ़िकेट्स भी, ठीक है? एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपको सर्टिफ़िकेट भी दिया जाता है, जो कि बहुत यूज़फुल रहता है आपकी जॉब एप्लीकेशन के लिए या फिर अगर आपने कोई एकेडमिक प्रोग्राम में एनरोल करवाना है तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ये फिर आपके लिए एक प्लस पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा जो प्रोफ़िशिएंसी टेस्ट का दूसरा एडवांटेजेस है, वो ये है कि ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पे लिए जाते हैं, ठीक है? डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होंगे, ठीक है? लेकिन सेम क्राइटेरिया, बैकग्राउंड से फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी बैकग्राउंड से आपका ताल्लुक है, सेम क्राइटेरिया पे आपका जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? और ये स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है वर्क प्लेसेस के लिए, जहाँ पर एम्प्लॉयर्स की जो है वो इस चीज़ के लिए बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होंगे, वो किस तरह से एक फ़ेयर तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आज का जो सेकंड टेस्ट है वो है प्लेसमेंट टेस्ट। प्लेसमेंट टेस्ट को आप एंट्री टेस्ट भी कह सकते हैं, याद दहानी के लिए, ठीक है? अभी जो टेस्ट हैं ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह लेती हैं, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज लेवल कोर्सेज़ के लिए किस हद तक रेडी हैं। वो उनकी स्किल्स को मेज़र करते हैं कि ऐसा बच्चों में ऐसी कौन-सी स्किल है कि उनको राइट कोर्स में एनरोल करवाया जाए, ठीक है? उनको राइट कोर्स में रखा जाए क्योंकि अगर ये टेस्ट नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस हैं, वो पता नहीं चल पाएँगी और वो अगर किसी गलत कोर्स में वो उन्होंने ले लिया एडमिशन, तो उनके लिए मुश्किलात आएँगी। इन टेस्ट में जो स्किल्स चेक होती हैं वो होती हैं रीडिंग, राइटिंग, मैथ और लैंग्वेज स्किल्स। द टेस्ट हेल्प डिसाइड व्हिच क्लासेस द स्टूडेंट शुड स्टार्ट विद। ठीक है, वही बात कि ये जो टेस्ट हैं ये हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि स्टूडेंट को किस क्लास में रखा जाएगा। उनको उनकी जो स्किल लेवल है उससे मैच किए जाने वाला कोर्स में उनको शामिल किया जाएगा, वहीं पे उनको एनरोल किया जाएगा। जो मेन गोल है प्लेसमेंट टेस्ट का वो ये है कि स्टूडेंट्स की जो एकेडमिक लेवल है वो जाना जाए, ठीक है? ताकि पता चल सके कि वो किस हद तक अपना जो भी कोर्स है जहाँ पे उनको रखा जाएगा उसको वो किस हद तक हैंडल कर सकते हैं, ठीक है? अभी जो प्लेसमेंट टेस्ट हैं ये स्टूडेंट्स को राइट कोर्स में एडमिशन के लिए हेल्पफुल रहते हैं ताकि स्टूडेंट्स पे ज़्यादा बर्डन भी ना पड़े और वो मटेरियल्स को लेके या फिर सब्जेक्ट को लेके बोर भी ना हो। बाय मैचिंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज़ to their classes, these tests help teachers create groups of students who can make similar progress. अभी जो टेस्ट हैं इनसे टीचर्स को भी हेल्प मिलती है कि वो जो बच्चे सेम प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, जिनका स्किल लेवल सेम है वो उनको एक ग्रुप में रखेंगी। एक ग्रुप में रखने से फ़ायदा ये होगा कि टीचर्स जो हैं वो हर ग्रुप की जो उनकी नीड्स होगी वो उनको पूरा कर सकेंगी, ठीक है? जब हर एक का स्किल लेवल सेम होगा तो उनकी जो नीड्स होंगी वो भी सेम होंगी। इस तरह से हर ग्रुप की जब अपनी-अपनी नीड्स होंगी तो टीचर को पता होगा कौन से ग्रुप की क्या नीड है और मैंने कहाँ पे जो है वो एडजस्ट करना है अपना टीचिंग मेथड या फिर किस तरह से मैंने लर्निंग को लेके चलना है। टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहता है कि जो प्लेसमेंट टेस्ट है, ये स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस को जो है वो पॉइंट आउट करता है और ये टीचर्स को अलाउ करता है कि वो अपने टीचिंग मेथड को एडजस्ट करें और ये देखें कि कौन-सी ऐसी नीड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हैं, जो पूरी होने से उनकी जो लर्निंग है वो फ़ास्ट हो सकती है, बूस्ट मिल सकता है उनकी लर्निंग को। और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट टेस्ट किस तरह से हेल्प करते हैं कि ये टेस्ट जो हैं ये उनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उन्होंने कोर्स के लिहाज से खुद को किस तरह से रेडी करना है, ठीक है? अब ये जो है वो आइडेंटिफ़ाई करते हैं उन एरियाज़ को स्टूडेंट्स के लिए भी जहाँ-जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है? और कहाँ-कहाँ पे उनको मज़ीद किसी मटेरियल की ज़रूरत है जिस पे काम होने वाला है। प्लेसमेंट टेस्ट जो है ये बूस्ट करता है स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट को और मोटिवेशन को भी, ताकि उनकी जो एकेडमिक के रिज़ल्ट हैं उसको बेटर बनाया जा सके। प्लेसमेंट टेस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं क्योंकि इसमें जो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, उनकी सिमिलर स्किल लेवल के हिसाब से, ठीक है? और ये वही पुरानी बात है जो मैं पीछे कर चुकी हूँ। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा इस वाले पैराग्राफ को। आगे चलते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम्स लाइक नर्सिंग, ठीक है? अब ये वाला जो है ये भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है, ठीक है? एंट्री टेस्ट है नर्सिंग के लिए।
और इसमें एक ये जो प्लेसमेंट टेस्ट है वो गेट कीपर के तौर पे एक काम करता है। और ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ बता देता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किस हद तक रेडी हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इस प्रोग्राम में जाने के लिए, ठीक है? और उसके बाद जो है ये इंक्रीज़ कर देता है उनकी ग्रेजुएशन के चांसेस को भी और उनकी जो उसी के रिलेटेड जो फ़ील्ड है, उसमें जॉब के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जो प्लेसमेंट टेस्ट है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म का भी सामना है। जो सबसे मेजर कंसर्न है वो ये है कि ये जो है वो स्टूडेंट्स को हो सकता है समटाइम्स अनफेयरली इफ़ेक्ट करें। हो सकता है कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अंडर रिसोर्स स्कूल से आए हों। वो बहुत महँगी एजुकेशन जो है वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हों, ठीक है? तो वो अगर वो वहाँ से आए हैं तो और फिर जिसकी वज़ह से वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं सही से टेस्ट में, लेकिन उनका जो कामयाब होने की जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ठीक है? हो सकता है जब वो मेहनत करें उस लेवल पे आके तो वो कामयाब हो जाएँ। लेकिन क्या होता है कि उनको पहले ही साइड पे कर दिया जाता है कि आप लोगों ने अगर टेस्ट में सही से परफ़ॉर्म नहीं किया तो आप लोगों को इस सर्टेन सब्जेक्ट में, इस सर्टेन फ़ील्ड में एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। एक और जो दूसरा इश्यू है प्लेसमेंट टेस्ट में वो ये है कि हो सकता है समटाइम्स जो स्टूडेंट्स की ट्रू एबिलिटीज़ हैं वो टेस्ट में ना नज़र आएँ। हो सकता है स्टूडेंट्स को टेस्ट एंग्ज़ायटी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो टेस्ट की वजह से जब उनको पता चलता है कि अच्छा टेस्ट है, वो टेंशन में आके टेस्ट को ठीक से नहीं दे पाते और ये बहुत मेजर मसला है, जिसकी वजह से वो टेस्ट में सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते और सही से उनके जो हैं वो मार्क्स नहीं आते हैं। या हो सकता है कि वो लैंग्वेज बैरियर को फ़ेस कर रहे हों। लाइक अगर इंग्लिश है, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जिनका नॉलेज तो बहुत अच्छा होगा उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में, लेकिन उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जिसकी वजह से जो टेस्ट में वो सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे। इसके अलावा मज़ीद क्या है कि एक कुछ डिसेबिलिटीज़ भी आ सकती हैं लाइक डायलेक्सिया। डायलेक्सिया जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल लर्निंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि हम देखा जाए कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो सही से रीडिंग नहीं कर पाते, सही से वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, राइटिंग भी आ जाती है इसमें। उनको नॉलेज सारा होता है, लेकिन वो स्पेलिंग में मिस्टेक्स कर जाते हैं। वो वोकैब्युलरी सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है? इसके अलावा स्पीकिंग आता उनको सब होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। सही से जो कम्युनिकेशन जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है ना, उसको वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी जो हैं, वो आती हैं डायलेक्सिया में और ये हो सकता है किसी को डायलेक्सिया हो, जिसकी वजह से वो सही से टेस्ट में परफ़ॉर्म ना कर पाए, ओके? अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है कॉलेज लेवल वर्क के लिए, तो कुछ स्कूल्स हैं, वो ऑफ़र करते हैं डेवलपमेंट कोर्सेज़, ठीक है? और ये जो कोर्सेज़ हैं ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं कि वो इम्प्रूव कर सकें अपनी स्किल को ताकि वो जो है वो रेगुलर कॉलेज क्लासेस को जॉइन कर सकें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का लास्ट टेस्ट है वो है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट जैसा कि हमने इसके बारे में लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा-सा पढ़ा था, एक छोटा-सा पॉइंट था जिसको हमने डिस्कस किया था। तो इसी को अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है ये इम्पोर्टेंट टूल है टीचर्स के लिए, ठीक है? क्योंकि टीचर्स को डायग्नोस्टिक टेस्ट में ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितना वो कितना जानते हैं, उन्होंने कितना समझा है और वो किसी भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में क्या कर सकते हैं। ओके, अब इनका जो मेन गोल होता है इस टेस्ट का वो ये होता है कि वो टीचर्स को जो लर्निंग गैप्स आ रहे होते हैं, वो उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि यहाँ-यहाँ पे लर्निंग की ज़रूरत है या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, उनको भी क्लियर करने में मदद करता है। ओके। अब ये जो टेस्ट होते हैं ये लो प्रेशर होते हैं क्योंकि इन टेस्ट को ग्रेड नहीं किया जाता है और इस टेस्ट से ये डिसाइड नहीं किया जाता कि स्टूडेंट्स जो हैं वो नेक्स्ट लेवल पे मूव करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है? एक क्लास से दूसरी क्लास में मूव ऑन करेंगे या नहीं करेंगे। टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि वो हर एक स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ और वीकनेस वगैरह को जान लेती हैं और वो जान लेती हैं कि कहाँ पे वो अपने टीचिंग मेथड को एडजस्ट करें कि नॉलेज गैप जो है वो फिल हो सके। अब टीचर्स जो हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट को यूज़ करती हैं क्योंकि ये जो है वो उनको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बारे में प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट्स कितना जानते हैं। टीचर्स को हेल्प करता है कि वो एडजस्ट करें अपने टीचिंग स्टाइल को ताकि वो लर्निंग को मोर इफ़ेक्टिव बना सकें। अब देखें कि जब स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में पता चल जाएगा किसी भी टीचर को कि कहाँ-कहाँ पे बच्चों को फ़ोकस की ज़रूरत है, कहाँ-कहाँ पे लर्निंग गैप है, नॉलेज गैप है, तो उसको मैंने फ़िल करना है और कौन से स्टूडेंट को कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको कहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ऑफ़ कोर्स टीचर्स जो हैं वो फिर अच्छे से लेसन्स को क्रिएट कर सकेंगे जो कि स्टूडेंट्स की नीड्स पे पूरा उतर रहे होंगे।
अब इस टेस्ट की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं, वो एंगेज भी हो जाते हैं, उनको मोटिवेशन भी मिलती है और जो लर्निंग आउटकम्स हैं, उनमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। मज़ीद अगर आगे बात करें तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, ये जो टीचर्स हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो है वो लेते हैं, ठीक है? ये देखने के लिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे स्टूडेंट्स ऑलरेडी फ़ैमिलियर हैं, वो ऑलरेडी उनके बारे में जानते हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है कि टीचर्स इस बारे में जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स किसके बारे में ऑलरेडी नॉलेज रखते हैं, वो उन पे फिर टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, ठीक है? उनको सिर्फ़ फिर दोबारा से रिवाइज़ करवाया जाता है और उन चीज़ों पे फ़ोकस किया जाता है जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, न्यू नॉलेज उनको सिखाया जाता है, तो इस वजह से टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। हाउएवर डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी कुछ क्रिटिसिज्म का सामना है। सबसे पहला है टेस्ट एंग्जायटी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नर्वस फ़ील कर रहे हों इस टेस्ट को लेके कि आज हमारा टेस्ट है जिसकी वज़ह से वो परफ़ॉर्म ना कर पाएँ टेस्ट में सही से। स्पेशली वो बच्चे जो कि शुरू से ही टेस्ट का जो है ना वो हमेशा टेस्ट को सर पे सवार कर लेते हैं। इनफैक्ट इस लेवल तक आ चुके हैं हम लोग, लेकिन आज तक मेरे साथ कुछ ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो कि टेस्ट का नाम सुन के या पेपर जिस दिन होता है, पेपर से कुछ दिन पहले वो इतना एंग्ज़ायटी में चले जाते हैं कि बस मतलब डिप्रेशन में फुल चले जाते हैं कि पेपर है तो क्या होगा? इतना भी सर पे क्या सवार करना कि आप लोग जो है सही से परफ़ॉर्म ही ना कर पाएँ। रिलैक्स होके पढ़ा करें ताकि पेपर में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें, ठीक है? या हो सकता है कि किसी भी स्टूडेंट्स ने इतने ज़्यादा टेस्ट ना दिए हों। अगर एक स्टूडेंट है वो 6 माह में सिर्फ़ 1 दफ़ा टेस्ट देता है, तो ऑफ़ कोर्स टेस्ट एंग्ज़ायटी उसको आना बनता है। इसके अलावा लिमिटेड स्कोप। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट हैं, उन पे फ़ोकस करता है, जिसकी वजह से जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इनको मेजर नहीं किया जाता। कल्चरल एंड लैंग्वेज बायस। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो कल्चरल और लैंग्वेज बैकग्राउंड की वजह से बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएँ और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, वो उनका वो बैकग्राउंड वो उस लैंग्वेज पे उतनी उनको कमांड ना हो, जिसकी वजह से वो सही से परफ़ॉर्म ना कर पाएँ। इसके अलावा इनएक्यूरेट असेसमेंट। समटाइम्स क्या होता है कि जो टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, हो सकता है कि वो स्टूडेंट की जो ट्रू एबिलिटी है उसको रिफ्लेक्ट ना करें। उसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, एंग्जायटी, इलनेस, टायर्डनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जिसकी वजह से फिर वो परफॉर्म नहीं सही से करेंगे और उनकी ट्रू जो एबिलिटी है वो जब पता ही नहीं चलेगी तो फिर इसकी वजह से जो है फिर डायग्नोस गलत होगा, ठीक है? इसके अलावा लेबलिंग। अब जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, समटाइम्स ये स्टूडेंट्स पे एक लेबल लगा देती हैं उनके स्कोर की बुनियाद पे, जो कि एक अनफेयर ट्रीटमेंट है स्टूडेंट्स के साथ और वो उनकी एजुकेशनल अपॉर्च्युनिटी को भी लिमिटेड कर देता है। टाइम कंज्यूमिंग। अभी जो टेस्ट हैं, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बहुत कॉस्टली भी हो सकते हैं और ये जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टीचर्स के लिए भी और स्कूल्स के लिए भी कि लार्जर जो क्लासेस हैं, उनसे ये जो टेस्ट हैं वो लिए जाएँ। इन सब चैलेंजेस के बावजूद जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है टीचर्स के लिए कि वो अपनी टीचिंग मेथड को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव करें ताकि जो स्टूडेंट्स की नीड है उनको पूरा किया जा सके और हर एक स्टूडेंट की जो नीड है उस पे ध्यान दिया जा सके। और ये स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को हेल्प करते हैं कि वो एक साथ काम करें, ठीक है? कोऑपरेटिव काम करेंगे तभी जो है वो एक प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट होगा। होप सो कि आपको ये वाले जो टेस्ट हैं, जो आज हमने 3 पढ़े हैं, वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही से समझा सकूँ। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। इन स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।